वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को काव्य खंड के जो करवत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, इन कविताओं को मैंने इसका लेखक परिचय, इसके एमसीक्यू और इन कविताओं को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लें। आज मैं इस अध्याय से जुड़े जितने भी प्रश्न अभ्यास है उसको कंप्लीट करवाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और अगर ध्यान से सुनिएगा तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल याद हो जाएगा सुन के ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ध्यान से सुनिएगा, क्या करा है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। आखिर एक आंख की तुलना क्यों की थी, जो कि उसका जो दूसरा आंख था वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। एक ही आंख से वो देखते थे पूरे संसार को। तो यो कहते हैं कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है ना, निर्मल है। तो निर्मल क्या होता है, स्वच्छ क्या होता है, यानी कि अगर कोई कहीं दर्पण लगा हुआ है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा देखेगा तो क्या दिखेगा, वो जैसा होगा उसका चेहरा वैसा ही दिखेगा। उसमें कोई छल कपट, कोई द्वेष भावना नहीं होता है, बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। उसमें मनुष्य की वैसा ही प्रतिछाया दिखाई देती है जैसा वो वास्तव में वो होता है। इसमें कोई छल कपट नहीं दिखा देता, जैसा वो वास्तव में दिखता है वैसा ही क्या दिखाता है, वो दर्पण वास्तव में वैसा ही दिखाता है। कभी स्वयं दर्पण के समान स्वच्छ निर्मल भाव को ओतप्रोत मानते हैं, है ना। उनके हृदय में जरा सा भी किंत मात्र नहीं है, थोड़ा भी खोट कपट, थोड़ा भी द्वेष भावना नहीं है। उनके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े रूपवान लोग भी, है ना, चरण पकड़ कर, है ना, लालसा करने के साथ साथ उसके मुख को भी निहारते हैं। कहते हैं कि वो इसलिए अपना एक आंख को दर्पण के समान बताया कि जिस प्रकार दर्पण, है ना, दर्पण में जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही दिखाता है, इसी प्रकार उन्होंने अपने आंख से भी जो व्यक्ति जैसा होता है उसको ऐसा ही देखता है। कोई द्वेष भावना उसके अंदर नहीं है ना, कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल वो क्या है, वो स्वच्छ और निर्मल है और अपने आप को स्वच्छ और निर्मल से ओतप्रोत बताया है। इसलिए रूपवान व्यक्ति, रूपवान नहीं थे क्योंकि उसके चेहरे पे क्या हो गया था, चेचक का दाग था, रूपवान नहीं थे। फिर भी उनको रूपवान, बड़े से बड़े रूपवान व्यक्ति भी उनको क्या करते थे, देखते थे, है ना। इस तरह से उसको लिख सकते हैं आप लोग। पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, देखो अब इसमें जो समझने वाली बात क्या है। पहले करवक जो दो पार्ट में होगा, कविता क्या पार्ट में है, दो पार्ट में। देख लो बुक में देख लेना, पढ़ाए थे तो कविता क्या पार्ट में दिया हुआ है, दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 से जो आएगा ना वो करवक 1 हो जाएगा, जो पार्ट 2 से आएगा वो करवक 2 हो जाएगा। तो कह रहा पहले करवक के, है ना, कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है ना। तो उन्होंने बताया है कि अपनी कविताओं में कवि जैसी ने बताया है कि कलंक, कांच और कंचन शब्द का प्रयोग कविता में अलग अलग विशेषताओं को वर्णन किया इसमें, है ना। कलंक, कांच और कंचन के विशेषता को कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अलग अलग क्या किए हैं, विवरण किए हैं, है ना। उन्होंने बताए हैं कि जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा, है ना, कलंकित हो गया, फिर भी अभी अपनी प्रभाव से जग को अलौकिक करने का काम करता है, उसी प्रभाव से आगे चंद्रमा का काला धब्बा, ओझल मतलब मिट जाना, न दिखना, ओझल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार, है ना, गुणीजन के कृतियों के सामने उनके एकांत दोष, है ना, लोगों के नजर से ओझल हो जाते हैं। कहता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा में क्या है, काला दाग है, और वो दाग होने के बावजूद भी लोग क्या करता है, प्रकाशित करता है ना, उसका अपना प्रभाव देता है, उनको अलौकिक करता है चंद्रमा। तो उसके जो धब्बे है, दाग है, वो क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है, लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि मलिक मोहम्मद जी का कहना है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो कीर्तिमान व्यक्ति होते हैं, उनका एक आध अगर दोष भी होता है ना, क्या होता है, दोष भी होता है तो लोग उसमें ध्यान नहीं देता, उसका दोष क्या जाता है, जब जाता है। और बात आते फिर कंचन का। कंचन शब्द का प्रयोग
करने के पीछे कवि का धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जन की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ क्या हो जाता है, श्रेष्ठ माना बन जाता है। जैसे सुमेरु पर्वत जो था ना, उसकी कोई महानता नहीं थी। जब उनको त्रिशूल से है ना शंकर जी ने नष्ट किया तो सोने हो के बड़ी विशाल हो गया, तो उसकी एक महानता बन गया है ना। उसी प्रकार कहता है कि सज्जन व्यक्ति के संगत से दुर्जन व्यक्ति में क्या हो जाता है, सज्जन हो जाता है। जैसी संगति वैसा प्रभाव है ना। और संपर्क में आने से क्या हो जाता है, वो गुणवान बन जाता है। और कांच की जहां तक बात है तो कांच शब्द का अर्थवक्ता भी कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्ट करने की चेष्टा की है। बिना घड़िया के, घड़िया क्या होता है बताए थे ना, सोने को गलाने वाला जो कांच मिट्टी का बर्तन होता है उसको घड़िया बोलते हैं। बिना घड़िया में लगाए कांच असली स्वर्ण रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक उसी प्रकार संसार में मानव को बिना संघर्ष, तपस्या और ताप की श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार से सोना जब तक क्या न हो जाता है, तप नहीं जाता है, तब तक वो चमकीला और शुद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष न करे, परिश्रम न करे, है ना, त्याग न करे, तब तो वो श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, समझेंगे कि पहले करवत में व्यंजित जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। तो बताए थे एमसीक्यू में, जो करवत के लेखक जो थे मलिक मोहम्मद जैसी, वो एक बहुत ही बड़े आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। इतने कष्ट हुआ उनको, है ना, उनके परिवार, वो परिवार को छोड़ के एक फकीर बन गए। उनका जो घटना में आँख कान भी क्या हो गया था, खराब हो गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की सफलता और कामयाबी को हासिल किए। उनके पीछे एक ही था, क्या उसका आत्मविश्वास था उनको कि हम ये काम कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, हमारा कीर्ति, हमारा जो विशेषता है वो हमारे मरने के बाद भी लोगों के बीच रह सकता है। और उसी हिसाब से वो काम भी किए थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या समझेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी ने, है ना, क्रूरता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं किया। वो इस बात का शोक नहीं किया कि मेरी एक आंख क्या है, खराब है, मेरा एक कान क्या है, खराब है, हमारी चेहरा जो क्या हो गया है, उसमें दाग आ गया है, धब्बे आ गया। वो उसका बात का शोक न करके, है ना, बल्कि आत्मविश्वास के साथ काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित बातों करते थे। और वो काव्य की जो है काव्य प्रतिभा, इनके अंदर जो प्रतिभा थी, मतलब प्रतिभा मतलब क्या होता है, उसके अंदर जिस व्यक्ति के अंदर जिस चीज का गुण हो, है ना, ज्ञान हो, उसको प्रतिभा बोलते हैं, है ना। तो वो अपने वो काव्य की प्रतिभा से लोगों से क्या करते थे, बात करते थे, और उसी के विषय अपना आत्मविश्वास था, उसी से वो अपना आगे बढ़े। तो अपने आत्मविश्वास को किस तरह से, है ना, परिचय दिए, समझिए इसको। उन्होंने अपने आत्मविश्वास से इस प्रकार से परिचय दिए। और उन्होंने ऐसे लिखोगे कि प्राकृतिक परिकृतों द्वारा जीवन में गुण की महत्ता, यानी कि महत्व की विशेषता का वर्णन किया। अपने जीवन में प्राकृतिक के गुण की महत्व का विशेषता करते हुए ऐसे लिखोगे, समझ लो कैसे लिखोगे। मलिक मोहम्मद जैसी ने, है ना, क्रूरता हो और एक आंख अंधे होने पर शोक नहीं किया। वो अपने, है ना, अपने आप पे आत्मविश्वास के साथ का प्रतिभा के बल पर, है ना, लोकहित की बात करते थे, है ना। और वो प्राकृतिक के द्वारा जीवन के गुण की महत्व की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किए, है ना, कि जिस प्रकार आम में बिना मंजरी के, है ना, डाल नहीं आते, सुगंध नहीं आता है, और जब आम में मंजरी हो जाता है तो सुगंध हो जाता है, सुगंधित हो जाते हैं, है ना। श्वास नहीं पैदा होता है बिना आम में मंजरी का, बताए थे ना जब पढ़ा रहे थे। तो जिस प्रकार, है ना, सुमेरु पर्वत, है ना, पर्वत की यश गाथा बिना शिव के त्रिशूल स्पर्श किए निरंतर था। यानी कि सुमेरु पर्वत जो थे, है ना, उनका गुण या उनकी महानता क्या था, बिल्कुल निरर्थक था। कब तक, जब तक कि शिव जी ने उनको त्रिशूल से ध्वस्त नहीं किए। जैसे वो उसमें स्पर्श किए तो वो एक विशाल और सोने का बन गया। तो इसकी क्या हो गई, इसकी गुणता बढ़ गया, और ये
है ना, स्पर्श रूप करते ही ये एक प्रतिभा के रूप में हो गया, और ये लोगों को एक यादगार के रूप में है, इसलिए हम लोग अभी तक उसको जानते हैं। यदि वो अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक हम उसको, है ना, नहीं जानते होते, है ना। जिस प्रकार घड़िया में तपाए बिना सोना क्या होता, निखार नहीं लाता है ना। और जैसे ही वो क्या किया जाता है, घड़िया में तपा के कच्चा सोना को तपाते हैं तो क्या बन जाता है, वो चमकीले बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपने बारे में भी विवरण किए थे। जैसे ही तपा देते क्या बन जाता है, वो चमकीले बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन नेत्रहीन के कारण दोष भाव उत्पन्न करता है, यानी कि उसका नेत्रहीन था, उसके दोष भी था, इसलिए उन्होंने काल प्रतिभा के आगे सब कुछ, है ना, गौण पड़ गया। और उसके अंदर इतने दोष था, फिर भी उनके जो काव्य का जो प्रतिभा था उस पर क्या हो गया, उसके सामने वो सारा दोष क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। इस प्रकार वो जो है ना, इस प्रकार जो है, इस कारण से रूपवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे, है ना, शीश नवाने लगे। उपयुक्त माध्यम से कवि ने आत्मविश्वास के सटीक चर्चा इस प्रकार से उन्होंने किया है। तो बहुत आसानी से इसको लिखोगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आत्मविश्वास का विवरण इस प्रकार से किया है कि उनके एक आंख न होने के बाद भी उन्होंने अपने शोक व्यक्त न किए। जिस प्रकार, है ना, जिस प्रकार है कि आम के पेड़ में मजरी ना हो तो वो सुगंधित नहीं होता, जैसे आम के पेड़ में मजरी लग जाता तो वो सुगंधित हो जाता है ना। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत बिना शिव जी के स्पर्श किए उसका कोई महत्व नहीं था, जैसे शिव जी ने उस पे त्रिशूल से नष्ट किया तो वो विशाल और सोने का हो गया। जिस प्रकार घड़िया में सोना बिना तपे चमकीले नहीं होता, जैसे घड़िया में उसे तपाते हैं तो वो चमकीले और, है ना, शुद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उनके दोष और अवगुण होने के बावजूद गुण अवगुण थे, इसलिए उन्होंने अपने काव्य की महत्ता से उन्होंने पूरे संसार में अपना क्या किए, अपना कीर्ति छोड़े। इसलिए उनकी जो ये परिचय है ना, और इसलिए इनकी आत्मविश्वास की वजह से ही यह संभव हो सका है। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय संक्षेप में आत्मविश्वास का दिए हैं, है ना। इस तरह से लिख सकते हो। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताए। स्वयं को याद करने की क्या इच्छा रखे हैं, तो वो सोचे कि यदि हम अगर इसी तरह से रह जाए, कोई व्यक्ति मान लो इस दुनिया में आया है ना, और इस दुनिया से ऐसे ही चला जाए तो उसे कौन याद रखेगा। सपोज मान लो कि तुम अपने दादा परदादा का नाम जानता है ना, सभी अपने दादा परदादा का। अब दादा परदादा का नाम जाके गांव पे पूछो कि फला व्यक्ति को पहचानते हैं ना, उसकी कोई कीर्तिमान है ही नहीं। यदि अगर महात्मा गांधी को ले ले, सुभाष चंद्र बोस को ले ले, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले ले, तो वो लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? उन्होंने अपनी प्रतिभा को यहाँ छोड़ गए हैं, इसलिए वो मर के भी क्या है, जिंदा है। तो अगर ऐसी उसके अंदर इच्छा आई कि अगर हमें मरने के बाद भी अपना कीर्ति छोड़ के जाना है, लोग हमें याद रखे, उसको इस तरह से, है ना, अपनी काव्य का प्रस्तुत करना पड़ा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, पढ़ लीजिएगा फिर से। कवि ने इस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। उनकी इस इच्छा का मर्म, है ना, मर्म बताएं। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने स्मृति की रक्षार्थ इच्छा प्रकट की है। उनका वर्तमान में अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने क्या किया है, कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीत के काव्य की रचना की है। मैंने जानबूझकर क्या किए हैं, इस संगीत के काव्य की रचना की है। क्यों किए हैं? क्योंकि हमारे मरने के बाद ही लोग हमें क्या करें, याद रखें, है ना, कि ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बराबर क्या रहे, बना रहे, है ना, बरकरार रहे। तो वो मरने के बाद भी, है ना, उसकी संसार में, है ना, क्या स्मृति तो उसका याद क्या रहे, बना रहे, बरकरार रहे, बना रहे, है ना। इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम सार्थ नयनों की असुर धारा के संचित यानी कंठित विवरण प्रधान काव्य है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, बना रहे संसार में इनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कीर्ति नष्ट न हो,
अगर वे केवल लौकिक कथा मात्र लिखे होते तो उनकी कृति चित्र स्थायित्व नहीं होती। अपनी कृति चिर स्थायी करने के लिए उन्होंने पद्मावत की लौकिक कथा को सूफी साधना के आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है ना। लोक सोना भी मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति है। यानी कि इसको यही लिखेंगे कि कवि ने अपने स्वयं को याद रखने के लिए है ना हिंदी साहित्य काव्य उन्होंने क्या किए, प्रकाशित किए, ताकि उनके मरने के बाद भी संसार में इनका स्मृति क्या रहे, बरकरार रहे, है ना। इसलिए उन्होंने है ना लौकिक कथा के साथ साथ लोक कथा को लिखे। अगर लोक कथा सिर्फ लिखे होते तो शायद इनकी स्मृति संसार में नहीं होता है। उन्होंने पद्मावत जैसे लौकिक कथा की सूफी साधना के साहित्य के है ना पृष्ठभूमि को भी प्रतिष्ठित किया है। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब पचमान करें कि भाव स्पष्ट करे। देखो ये जो करा भाव स्पष्ट करे, ध्यान से समझो, है ना। जो भाव स्पष्ट करा है ना, ये कविता जो पढ़ाए थे जिस दिन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन कविता पढ़ाए थे उस दिन तुम लोग को इसका सारा कंप्लीट करवा दिए थे, तो इसको आसानी से बोल सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फिर भी पढ़ लो इसको। क्वेश्चन क्या करा है, भाव स्पष्ट है। जो लही अवही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाना सोई। अब बताओ कि भाव स्पष्ट करने से पहले हम तुम लोग क्या बताए थे कि कभी भी अगर भाव स्पष्ट करना है तो सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि ये कविता है या कहानी का लाइन है। तो ये कविता का लाइन है। इसके बाद ये याद रखना है कि ये किस कविता का है, ये किस कविता का है, बताओ ये किस कविता का है? करबक कविता का है। जब हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, करबक कविता का है, तो हम ये समझेंगे कि इनके लेखक कौन है ना। जब हम ये पहचान जाएंगे ये किस कविता का है ना, और इसके लेखक कौन है, तो हम इसको आसानी से और अच्छे तरीका से लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए इसने क्या करा था, एक लई गड़ी कंचक न पारा, दूसरा है जी जो लही अबहि डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, एक लाइन हम आप लोगों को शुरू में बताए थे, उसको समझ लीजिए, फिर से बता देते हैं। पहले लिखेंगे प्रस्तुत, समझ लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो समझिए कविता है या कहानी इसके लाइन है, तो कविता का लाइन है, व्याख्या करना होगा। तो कविता का लाइन है, कविता का लाइन है तो किस कविता का है, तो करबक कविता का है। इसका लेखक कौन है, जब इतना जान जाएंगे तो पहले इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। किसका है, पद्मावत का अंश है। एवं हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम करबक, बताए थे ना, ये 2 पार्ट में है। तो प्रथम तो पहले वाला में आता ना, तो लिखेंगे प्रथम करबक से ली गई है। इस किसी भी कविता के भाव स्पष्ट करने के लिए कहे, व्याख्या करने के लिए कहे, तो इस चीज को पहले लिखना ही है। तब उसका क्या करना है, इसकी भाव को स्पष्ट करना है, इसके अर्थ व्याख्या करना है इसके बारे में, है ना। इसकी भाव स्पष्ट करने से पहले इस चीज को जरूर लिखना है, ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, ये किस कविताओं का है ना। इस चीज को जरूर लिख देना है। तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। ये हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रथम करबक से ली गई है। इसके बाद देखिए, जो लही अबही डाब न होई, जो लही बता रहा है जब तक, अबही मतलब आम में, डाब मतलब मंजरी, अलो लही मतलब तब तक, अबसाई मतलब सुगंध। तो क्या लिखेंगे, इस पंक्ति में कवि जैसी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी कि मंजरी नहीं होता है, डाब समझते हो, मंजरी से पहले वो नुकीला डाब आ जाता है ना, उसको डाब देते हैं, है ना। जब तक डाब नहीं होता तो उसमें मंजरी भी नहीं आता, मंजरी नहीं होता तो उसमें सुगंध नहीं आता है। तो डाब यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। इसको लिख लोगे। इसको इसलिए इतना ज्यादा डिटेल करते हैं कि सभी कविताओं का भाव स्पष्ट करने से पहले इस पंक्ति को जरूर लिखना है, ठीक है। अब क्या करा है, रकत के लय, क्या चीज, रकत के लय का अर्थ स्पष्ट करे। क्वेश्चन नंबर 6 है,
देखो बुआ, इसको बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं लिखना है। कभी कभी जैसी मलिक मोहम्मद, क्या लिख दोगे? कभी जैसी मलिक मोहम्मद, है ना, मोहम्मद अर्थ उनका काव्य का उन्होंने जो विवरण किया है, अर्थ स्पष्ट किया है, तो लिखना है ना कि मलिक मोहम्मद जैसी ने, है ना, काव्य का रचना सुनाया है। इस काव्य को जिसने भी सुना है उसी को प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ। बताए थे ना, लई रतक कई लई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनने मलिक मोहम्मद जैसी ने इस कविता के अर्थ जिसको भी बताया है उसको भी क्या हुआ, उसको भी, है ना, प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस कथा को रक्त रूपी लय के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भी भिगोया है। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। जगत में कदाचित मेरी यही निशानी शेष बची रह जाएगी। उन्होंने इसको इसलिए इशारा किया है कि उसका जगत में क्या रह जाए। 7 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो जोड़ी शब्द का प्रयोग होता है मतलब रचना। क्या होता है? हाँ, रचना होता है। तो इस मोहम्मद जोड़ी सुना, इस जोड़ी शब्द का प्रयोग रचना होता है। अर्थ, इसका अर्थ जो है लिया गया है कि मैंने काव्य का रचना सुनाया है, मैंने काव्य का रचना सुनाया है ना। कवि यह कहकर इस तत्व को उजागर करना चाहते हैं कि मैंने रथसेन, पद्मावत आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित थी। उन्होंने कहा कि इनकी कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन उसका कहानी क्या था? प्रचलित था, है ना। इसलिए हमने जो इसको जो लिए हैं, इस ग्रंथ का जो रचना किए हैं, इसकी कहानी क्या था? प्रचलित था, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे करवत का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। दूसरे करवत का भाव क्या करा है? स्पष्ट करने के लिए। अब बताओ, दूसरे करवत के भाव स्पष्ट करने करा है तो 2 पार्ट बटा हुआ था, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट में क्या है, यानी कि पूरे कविता की जो पंक्ति दूसरा में उसको एक निचोड़ तरीका से बता देना है। दूसरे करवत में कवि इस तथ्य को उजागर किया है कि उनमें रथसेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे लिखना है कि दूसरे करवत में कवि ने जिस तत्व का उजागर किया है, रत्नासेन, पद्मावती आदि का, उनके पात्रों को ग्रंथ की रचना की गई, उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित थी। इस कहानी क्या थी? प्रचलित थी। परंतु इन काव्य को जिसने भी सुना उसी को प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ। कवि ने इस कथा को रक्त रूपी लय के द्वारा जोड़ा है और इनकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं में भिगोया है। कवि ने इस काव्य की रचना इसलिए की क्योंकि जगत में उनकी यही निशानी शेष बची रह जाएगी, है ना। कवि यह चाहता है कि इन कथा को पढ़कर उसे भी याद, है ना, याद कर लिया जाएगा। क्या नहीं कहना है? कभी जैसे देखो कोई कहानी है और कोई कहानी को कोई सुन भी लगा तो फोकस नहीं करता है, लेकिन वो कहानी अच्छा होता है और उस कहानी पे लोग मूवी बना देता है ना। और वो कहानी अगर काफी इमोशनल होता है तो लोग रो पड़ता है। तो वो एक नॉर्मल सी कहानी थी। किसकी? रत्नेन सिंह या पद्मावती की, लेकिन उन्होंने अपने खून से, अपने पसीना से इसको सींचा और इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने इसका काव्य का रचना किया और जो भी व्यक्ति उसको सुनते थे उसे भी प्रेम की पीड़ा क्या होता था? अनुभव होता था। उन्होंने जिस तरह से इनको लिखा और उनका यही उद्देश्य था कि ये क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहानी बना हुआ है, लेकिन उन्होंने इस तरह से सींच कर अपने पसीना, अपने खून से लिखा ताकि ये आखिरी निशानी उसका बना रहे और इसके साथ साथ उसको भी पढ़ के उसको भी याद किया जा सके। नमा में फिर क्या करा है? व्याख्या करने के लिए करा है। अब देखो व्याख्या वाला बात जब आना है तो तुम लोग अपने माइंड लगाओ। तुम लोग क्यों माइंड लगाओ? आपको सर क्यों माइंड लगाए?
तो क्योंकि ये जो है ना व्याख्या अपराध है, तुम लोग को व्याख्या कर रहा है धनी सो पुरुष, क्या कर रहा है क्वेश्चन को, क्या कर रहा है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फल मरे पै मरे ना बासु। आप सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां, हाँ क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, हाँ प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी। हाँ सबसे पहले ये बताओ कि कविता जो है, ये कविता पंक्ति जो है 1 से कि 2 से है, इसको बताओ। ये 2 से है, सही से देख के पढ़ो, ये 2 से। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पै मरे ना बासु। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, इससे पहले ही बता दिए थे, सीख लो। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, क्या चीज, प्रस्तुत पंक्तियां। बोलो तो मेरे साथ क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियां। हाँ प्रस्तुत पंक्तियां, बोलो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य, काव्य नहीं है ये, महाकाव्य पद्मावत का अंश है। किसका अंश है, पद्मावत। एवं हमारे पाठ पुस्तक, बोलोगे यह हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के दूसरे क्रमक से ली गई है। किससे, और ऐसे स्पष्ट कर दोगे ना तो जैसे एग्जामिनर देखेगा ना वो समझ जाएगा कि बच्चा ने काफी मेहनत किया है और इस पंक्ति के एक एक लाइन को याद किया है। क्योंकि अगर मान लो कि इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट होता है, सबसे पहले कि इस कविता को ये देखना होता है कि ये कविता का शीर्षक क्या है। कविता के लाइन पढ़ते हैं हमको क्या पता चलेगा कि शीर्षक इसका क्या है। उसके बाद हम शीर्षक पहचान दिए, इसका तो उसको किसने लिखा हमने उसको भी पहचान लिया। इसके बाद हमारे जो पाठ है, जो हमारे बुक है उसका तो नाम डाल दिए। इस बार हमने ये भी बता दिया कि दूसरे में है, ये दूसरे अध्याय में है। तो इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर उतना ही में खुश हो जाएंगे। हाँ इतना ही में खुश हो जाएंगे एग्जामिनर। तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, पद्मावत के अंश है। हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 से दूसरे क्रमक से ली गई है। अब कहोगे कि इस पंक्ति में कवि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी का कहना है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, कहना है कि, है ना, जिनकी इस संसार में कीर्ति या प्रतिष्ठा है, क्या चीज, जिनकी, क्या लिखोगे इस पंक्ति में जायसी का कहना क्या है कि पुरुष धन्य, क्या है पुरुष धन्य है, यानी कि वो पुरुष धन्य है। धन मतलब क्या, धन मतलब पैसा नहीं, कदर किया है, इसका जिंदगी तो धन्य है, यानी कि उसका कीर्ति है, यहाँ पे लोगों का उसका क्या है, पहचान है, मान सम्मान है। तो कहते हैं, कहना है कि वो पुरुष धन्य है जिनकी इन संसार में कीर्ति और प्रतिष्ठा है, यानी कि जिसका मान सम्मान है, जिसकी कीर्ति है, वही इंसान क्या है, धन्य है ना। उनकी प्रतिष्ठा संसार में क्या होती है, उसी तरह से रह जाती है जिस प्रकार फूलों को मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है ना। तो बोलना इसे लिखना है, मतलब इस लाइन को अर्थ का स्पष्ट ऐसे करना है बस इसको, कि वो पुरुष धन्य है जिसका इस संसार में कीर्ति और प्रतिष्ठा है। वो व्यक्ति संसार में उसी तरह से रह जाता है जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने के बाद क्या रहता है, उसमें सुगंध रह जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, है ना। इसको 2 बार 3 बार जो है ना रिपीट करते रहो, सुनो, और 100% जो है ये तुम लोग जो है ना कंप्लीट कर पाओगे और लिख पाओगे खुद से भी, रखने की ज्यादा जरूरी नहीं है ना। इस पर करा भाषा की बात लिखा हुआ दिख रहा है, भाषा की बात दिख रहा है। yes, हाँ, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है, 3-3। अब वो 9 दिया हुआ है, 9 का क्या होता है, आंख होता है, नेत्र होता है, दृष्टि होता है, लोचक होता है, अक्षी होता है, जो मन सो लिख दो। आम का बताओ, आम्र, आम्र, रसाल लिख दो। चंद्रमा, शशि, चांद, असुमान, चंदा, चंदर, चंद लिख दो इसको। रक्त का खून, रुधिर, लहू लिख दो इसको। राजा का नरेश, नृपति, प्रजापति, बादशाह, है ना, ये सब लिखा जाएगा। फूल का सुमन, कुसुम, पुष्प, गुल लिख दो इसको। क्लियर। दूसरा में क्या कर रहा है, पहले क्रमक में कवि ने अपने लिए किन
उपमानों की चर्चा की है, उन्हें लिखे। लिखेंगे पहले कवक में कवि ने चांद, सुख, अम्ब, समुद्र, सुमेरु, घड़ी, दर्पण आदि उपमानों का, है ना, प्रयोग अपने लिए किए हैं। इस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, देख लो। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखे, जैसे त्रिशूल का त्रिशूल। अच्छा, जो मतलब स्पष्ट करना है, पूरा विवरण की तरफ पे दिया ना, जैसे त्रिशूल लिखाता है ना, उस तरह से इसका भी लिखना है। तो पहला क्या दिया हुआ है? त्रिशूल दिया है ना, त्रिशूल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे त्रिशूल का पहले दे ही दिया है, त्रिशूल का दे दिया है ना। हाँ, तो त्रिशूल का तो त्रिशूल दे लिया है, इसका क्या है? 9 भी है ना, इसमें तो 9 भी है, इसमें इस बुक में तो 9 भी दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जो दिया है दर्पण दिया तुम लोगों में। हाँ, तो त्रिशूल का त्रिशूल होगा, दर्पण का दर्पण नहीं होगा, तो आप कैसे समझोगे इसको? अच्छा, सेट है ना, सेट में जो दिख रहा है ना। हाँ, तो दर्पण का दर्पण होगा, निर्मल का निर्मल कैसे लिखेंगे, ना, पानी का पानी कैसे लिखेंगे, नखत का नखत कैसे नख होगा, प्रेम का प्रेम होगा, रकत का रक्त होगा, कृति का कृति होगा। तो इस तरह से तुम्हारे सेट में जो है वो इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर देखो। दोनों कवक के रस और काव्य गुण क्या है? जैसी के दोनों कवकों के शांत रस का प्रयोग हुआ है, दोनों कवकों में माधुर्य गुण है। बस इतना लिख दोगे। 5वां क्वेश्चन क्या करा है? पहले कवक के संज्ञा पदों को चुने। पहले कवक में जितने भी लाइन है ना, उनमें से संज्ञा कौन कौन उसको छाटना है। तो संज्ञा पद क्या क्या हो जाएगा? कवि, मोहम्मद, चांद, जग, विधि, अवतार, सुख, नख, अम्ब, डाब, सुगंध, समुद्र, पानी, सुमेरु, त्रिशूल, कंचन, गिरी, आकाश, धरी, कांच, कंचन, दर्पण, पाव, मुख। ये सब क्या है? संज्ञा है। अगर दूसरे कवक में सर्वनाम पदों को चुने। संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ा भी दिए हैं, है ना। या, सो, अस, या, मुख, सो, कहा, कब, अस, का, जय, कोई, जस, कई, जरा, जो। ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो इतना कंप्लीट कर लीजिए और इसको जो है एग्जाम के लिए कंप्लीट समझ लीजिए एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। जिस तरह से आप अगर पढ़ रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, और भी इसका लाभ बच्चे उठा सके। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।